नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्रिया से संबंधित, अर्थात हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया को आज हम समझते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया होती क्या है और क्रिया के कितने भेद हैं, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, क्रिया बहुत नॉर्मल भाषा में बात करें तो बच्चों के एकदम से समझ में आ जाती है, पर जब क्रिया के भेद की पढ़ने की बात की जाती है तो वो थोड़ा बच्चों को सीखने में कठिनाई पैदा होती है उससे। तो क्या है दोस्तों इसमें, और फिर इसके बारे में जब धातु की बात करते हैं तो धातु भी बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, लेकिन आज हमारा इजी कॉन्सेप्ट है जिस पर हम क्रिया सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि क्रिया होती क्या है। दोस्तों, जो हमारे पास क्रिया है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें, ग्रामीण भाषा में बात करें या देहाती भाषा में बात करें, तो जो क्रिया हमारी होती है, क्रिया हम उसे कहते हैं जो किसी कर्ता के द्वारा की गई हो। ठीक है दोस्तों, जो किसी कर्ता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक है, इसकी जो हम परिभाषिक या परिभाषा जो देखते हैं, क्रिया की हमारे पास जो परिभाषा है वो है जिन शब्दों से कार्य का होना समझा जाता हो उसे क्रिया कहते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट कि जिन शब्दों से कार्य का होना समझा जाता हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, पढ़ना आदि, चलना, लड़ना, मारना। ठीक है, इस प्रकार की सब क्या है, एक सब क्रियाएं हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्रिया को समझने से पहले हम क्रिया के धातु को समझेंगे। क्रिया का एक क्वेश्चन आता है कि क्रिया किससे मिलकर बनी होती है। दोस्तों, क्रिया किससे मिलकर बनी होती है? दोस्तों, क्रिया बनी होती है धातु से मिलकर। अब आप कहोगे कि सर ये धातु क्या होती है? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्रिया का मूल अंश जो होता है वो आपका धातु कहलाता है, या क्रिया का जो मूल रूप होता है वो आपका धातु कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, धातु जो होती है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। देखो, पहले क्रिया की परिभाषा, खाना पीना हो गया एग्जाम्पल, उसके बाद आती है हमारी धातु। तो धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे हमारे पास खाना, पीना, सोना, लड़ना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ना प्रत्यय के जुड़ने से बनी है। किससे? ना प्रत्यय के जुड़ने से बनी है, यानी कि इसमें ना प्रत्यय जुड़ा है, यानी कि इसका मतलब इसका कोई मूल शब्द रहा होगा। जैसे कि हमारे पास खाना है, खाना में हमने ना जोड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई क्रिया क्या है, खाना है। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ना प्रत्यय अलग हो जाएगा और जो बीच में जो मूल बचेगा वही हमारी धातु कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? धातु। जैसे खाना का खा में ना जोड़ेंगे तो खाना हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं भाई खाना खा ले, तो हम उसे ये भी कहते हैं भाई खा ले। हाँ, तो खा से क्या हो जाएगा, क्रिया है। अगर हम किसी को कहते हैं आपने खा लिया, हाँ भैया मैंने खा लिया, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम उसे ये कह दें कि खा लिया, हाँ, अगर हम उसे ये भी कह दें कि आपने खाना खा लिया, हाँ, तब भी बात वही बात है। तो खा जो शब्द है हमारी खाना की धातु शब्द है। समझ गए? खाना में अगर आपको क्रिया दे दे, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भैया कि जैसे खाना क्रिया है, इसमें क्रिया में धातु कौन सा शब्द है या धातु कौन सी है, क्रिया की धातु पहचानिए। तो क्रिया की धातु पहचानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका हमारा है, जैसे हमारे पास हो गया सोना, तो सोना में ना प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो जो शेष बचा है वो सो बचा है। ठीक है, हम कहते हैं सो गए, क्या पापा जी सो गए, क्या माता जी सो गई। ठीक है, तो सो क्या हो गया, मूल धातु है हमारी भैया। क्रिया की धातु जो शब्द है वो सो है। जैसे पढ़ना में ना जुड़ रहा है, ना हटा दो भैया, ना हटा दोगे तो क्या रह जाएगा आपका पढ़, क्या रह जाएगा भैया आपका पढ़। ठीक है, तो पढ़ क्या हो जाएगा, आपकी धातु हो जाएगी। जैसे चलना में ना हटा दो भैया, आपकी क्या आ जाएगी, मूल धातु, अर्थात धातु निकल आएगी क्रिया की। तो ऐसे आप पहचान लोगे, चलना का चल। ठीक है,
जैसे चलना का चल, लड़ना का लड़, पढ़ना का पढ़, ठीक है, पीना का पी, धोना का धो, सोना का सो, रोना का रो। ये क्या हो जाएगी, जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि रोना क्रिया में धातु कौन सी है, तो भैया रोना क्रिया में रो धातु है। ठीक है, धातु का मतलब होता है कि जो मूल शब्द है। ठीक है, वेरी गुड। देखो बच्चों, ये हो गया आपका धातु। धातु क्या है वो हमने आपको समझा दिया, ये एग्जाम्पल है इसके कुछ। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है, अब ये तो थी क्रिया के अंतर्गत जो धातु के क्वेश्चन आते हैं कि क्रिया दे देगा, इसकी धातु पहचानिए कितनी है या कौन सी धातु है इसमें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब देखोगे दोस्तों, जब हम धातु से आगे बढ़ते हैं तो धातु के भेद पूछे जाते हैं। तो दोस्तों धातु के कितने भेद है क्रिया के अंदर, 2 भेद है। ठीक है, अब जो 2 भेद है वे कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला भेद है हमारा मूल धातु और दूसरा भेद है यौगिक धातु। पहला भेद हमारा मूल धातु और दूसरा भेद है हमारा यौगिक धातु। दोस्तों मूल धातु क्या होती है वो देखो दोस्तों, जो हमने अभी धातु में यहाँ पे पढ़ा है, खा पी सो रो चल पढ़, यही हमारी मूल धातु होती है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो मूल धातु यानी कि जो स्वतंत्र रूप से होती है या स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, वो क्या है, वो शब्द क्या कहलाएंगे, वो वर्ण क्या कहलाएंगे, आपके मूल धातु कहलाएंगे। जैसे जा, जा में अगर हम ना जोड़ दे तो जाना हो जाएगा। ठीक है, जैसे जा, जैसे खा, खा में अगर ना जोड़ दे तो खाना हो जाएगा। पी में अगर हम ना जोड़ दे तो पीना हो जाएगा। सो में अगर ना जोड़ दे तो सोना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मूल धातु हम इसको, जो हमारी धातु होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल धातु बोलते हैं। ठीक है, तो ये धातु का एक भेद था, ये समझ में आया होगा आपके। ठीक है, उसके बाद आते हैं धातु के दूसरे भेद पे, अर्थात कौन सा भेद है, यौगिक धातु। पहला भेद आपका मूल धातु, दूसरा भेद यौगिक धातु। दोस्तों मैं पहले एक बार समझाऊंगा, आप एक बार अच्छे से समझिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो यौगिक धातु क्या होती है ये समझ लेते हैं। दोस्तों जब मूल धातु, संज्ञा, विशेषण में हम क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं। ठीक है, मूल धातु, संज्ञा और विशेषण में क्या है, हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, हमारा यौगिक धातु बनकर बाहर आती है। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय को मैं बता देना चाहता हूं कि उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग भी शब्द निर्माण में यूज़ होते हैं और प्रत्यय भी शब्द निर्माण में, यानी कि नए शब्द बनाने में ये यूज़ होते हैं। तो उपसर्ग आपके आगे जुड़ते हैं किसी मूल शब्द के और प्रत्यय किसी मूल शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय का। ठीक है दोस्तों, तो मूल धातु, संज्ञा, विशेषण में जब प्रत्यय लगा लेते हैं या प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, यौगिक धातु कहलाता है। अब यौगिक धातु भी हमारे पास 3 प्रकार की होती है, देखते हैं कितने प्रकार की होती है यौगिक धातु बच्चों, 3 प्रकार की। पहली कौन सी है, पहली जो धातु है वो है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी कौन सी है दोस्तों, दूसरी है यौगिक क्रिया और तीसरी है दोस्तों नाम धातु। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरी है नाम धातु। सबसे पहले देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके मूल शब्द के पीछे आना, वाना और लाना जुड़ा हो तो वो क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास है आना, लाना या वाना जुड़ा हो, तो जैसे हमारे पास एक मूल शब्द है उठ, मूल क्या है, मूल धातु है उठ, और इसके साथ अगर हम आना जोड़ दें, ठीक है, अगर इसके साथ हम आना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, उठाना। अगर इसके साथ हम वाना जोड़ दें तो भैया उठवाना, उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, ठीक है, खाना, खिलवाना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आना, लाना, वाना तीनों ही आते हैं। तो ऐसे क्रियाएं जिसमें आना, वाना, लाना तीनों प्रत्यय के रूप में आपको पीछे दिखाई दे, वो आपके प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया शब्द छांटिए कौन सा है, तो आप आराम से उसमें क्या देखोगे, आना है, लाना है या वाना है, यानी कि उठाना है, उठवाना है, खिलाना है या खिलवाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा आता है हमारा, दूसरा यौगिक धातु का प्रकार जो है वो है यौगिक क्रिया।
अब यौगिक क्रिया किसे कहते हैं वो देख लीजिए। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे रोना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, यानी कि जो दो क्रिया हम एक क्रिया को बोलते हैं तो दूसरी अपने आप ही बाहर निकलती है। जैसे हम कहते हैं हाँ भाई चलना फिरना हो गया, खाना पीना हो गया, हम पूछते हैं खाना हो गया, हाँ हम क्या, लेकिन जब इस क्रिया का यूज़ करते हैं, यौगिक क्रिया का यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं? खाना पीना हो गया, हाँ भैया हो गया। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं एग्जाम्पल देख लो, जैसे रोना धोना, खाना पीना, बीच में योजक चिन्ह आपको इसमें मिलेगा, तो ये यौगिक क्रियाएं हो जाएगी। उठना बैठना, चलना फिरना, ये यौगिक क्रियाएं हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलती हो या दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलती हो तो आपकी यौगिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कि अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है IMP है दोस्तों ये, कि नाम धातु कहते किसे? दोस्तों जब संज्ञा और विशेषण में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो जो शब्द निर्माण होकर बाहर आते हैं उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। दोस्तों नाम धातु क्रिया कौन सी किस प्रकार की होगी अब देखते हैं। संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा किसे कहते हैं? देखो मैं बता दूं आपको कि किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी प्राणी, यानी कि इस पूरी ब्रह्मांड पे किसी का भी हम क्या करें, नाम की बात करें तो वही हम क्या कहते हैं, उसकी संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस नाम का ही हम दूसरा अर्थ जो समझे तो संज्ञा है, और संज्ञा का जो दूसरा अर्थ समझे नाम है। ठीक है, तो किसी प्राणी, किसी स्थल, किसी स्थान का जो नाम हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा एक ऐसा शब्द है कि जिससे उस शब्द के बारे में हमें पूरी नॉलेज हो जाए, वो हमारा नाम है। जैसे अगर मैं आपके सामने संज्ञा का नाम लूँ, ये पेन है, ये मार्कर है, मार्कर का जैसे ही नाम लोगे तो आपके दिमाग में छवि बन जाएगी कि ये मार्कर है, तो भैया कैसा होगा, ब्लू होगा या ब्लैक होगा। ठीक है, और बोर्ड पे इस पर लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैं संज्ञा के रूप में बात कहूँ कि भैया बोतल, ठीक है, तो एकदम दिमाग में आपके बन जाएगी प्लास्टिक की होगी, ड्यू की होगी, ठंडे की बोतल होगी, है ना, लोहे की बोतल होगी, एल्युमिनियम की बोतल होगी। तो बोतल के बारे में पूरी नॉलेज आपको सिर्फ उसके नाम से हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए संज्ञा बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों जब संज्ञा के पीछे प्रत्यय जुड़ता है तो कौन सी धातु का निर्माण होता है? नाम धातु का। ठीक है, संज्ञा का मतलब नाम होता है, तो नाम क्या है? नाम के पीछे नाम धातु। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास है लात एक शब्द है, लात होते हैं पैर। ठीक है, ये होती है लात मारना। ठीक है, लात से कौन सा शब्द निकलता है? लतियाना। ठीक है, हम बोलते हैं कि आपने लतिया दिया, हाँ लतिया दिया। लात मतलब क्या है? लात संज्ञा है, और इससे कौन सी क्रिया बनती है? लतियाना, यानी कि किसी को लातों से मारना, कि हमने उसको लतिया दिया। ठीक है, तो लात से कौन सी बन गई? लतियाना। लात क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार थप्पड़ भी क्या है? हमारा संज्ञा है भैया। ठीक है, थप्पड़ से क्या कर देंगे? थपड़ाना। जैसे हम किसी को, हाँ भाई उसे थपड़ा दिया किसी ने, आज तो उसके बापू ने थपड़ा दिया उसे, तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा थपड़ाना। ठीक है, तो थप्पड़ से थपड़ाना, तो यहाँ पे भी संज्ञा की बात चलती है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर अब हम विशेषण की बात करें कि भैया गुरुजी एक विशेषण का भी एग्जाम्पल बता दो, विशेषण का बता देते हैं। जैसे चिकना होता है, चिकना, हाँ, जैसे मैं कह दूँ श्याम चिकना है, तो श्याम की विशेषता कौन सा शब्द बताएगा? चिकना। ठीक है, और चिकना जो शब्द होगा उसे क्या बोलेंगे हम? विशेषण। यानी कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे चिकना किस प्रकार का शब्द घोषित किया कि चिकना क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? श्याम की। तो भैया चिकना से बन जाएगा चिकनाना। तो चिकनाना जो क्रिया होगी वो किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? नाम धातु क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यहाँ से प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया कौन सी है, या किस क्रिया में नाम धातु क्रिया या नाम धातु देखने को मिलती है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक को आपको टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्रिया उसकी परिभाषा हो गई, धातु उसके भेद हो गए। ठीक है, धातु के उपभेद हो गए। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के जो भेद हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों क्रिया के जो भेद देखें, अगर हम कि क्रिया के जो भेद देखें तो क्रिया के भेदों की संख्या है 2 जो आपसे पूछी जाती है।
क्रिया के भेदों की संख्या है 2 जो आपसे पूछी जाती है। कौन कौन से भेद है दोस्तों? एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बच्चों को ये समझ में नहीं आता, मैं आपको बेसिक करके बताता हूँ। सकर्मक यानी कि जिस वाक्य या पंक्ति में क्या होगा, जिस वाक्य में आपका क्या होगा, कर्म होगा, वहाँ वो वाक्य सकर्मक कहलाएगा। और जिस वाक्य के अंतर्गत कर्म नहीं होगा वहाँ वो वाक्य अकर्मक कहलाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं याद करना। देखो भाई, सकर्मक जिसमें कर्म हो क्या कहलाएगा? सकर्मक। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि क्रिया का फल किस पे पड़ता है भैया? कर्म पे पड़ता है। सकर्मक का दूसरा पॉइंट है क्रिया का फल किस पे पड़ेगा? आपका कर्म पे पड़ेगा, ठीक है। जबकि अकर्मक में क्या होता है? कर्म नहीं होता और क्रिया का फल किस पे पड़ता है भैया? कर्ता पे पड़ता है। और यहाँ क्रिया का फल किस पे पड़ता है भैया? कर्म पे पड़ता है, ठीक है। अब ये फल कैसे पड़ता है मैं बताता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, राम फल खाता है। हमारे पास जो एग्जाम्पल है, राम फल खाता है, तो राम फल खाता है, खाता जो हमारी इसमें है वाक्य के अंदर, ये क्रिया है दोस्तों। अब खाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। यानी कि जाहिर सी बात तो ये है कि जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं। और भैया क्रिया जो खाने की क्रिया है किसके द्वारा हो रही है? तो दोस्तों ये राम के द्वारा हो रही थे। और ये क्या खा रहा है दोस्तों? ये फल खा रहा है। तो फल क्या है हमारा होगा इसमें? हमारा दोस्तों ये कर्म होगा। क्या होगा फल हमारा दोस्तों? फल होगा हमारा कर्म, ठीक है दोस्तों। फल होगा हमारा क्या? कर्म। अब मुझे एक बात बताइए, राम खा रहा है तो क्रिया जो है खाने की क्रिया हो रही है, तो फर्क किस पे पड़ेगा? फल पे। भाई फल ही तो खत्म होगा ना। अगर मैं फल खा लूँगा तो फल पे फर्क पड़ेगा, परिवर्तन किस में आएगा? फल में आएगा ना। तो फल का क्या है? बीज बचेगा। जब खा लेंगे बीज तो मैं खाऊंगा नहीं, खाने की क्रिया जो होगी फल पे पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जो क्रिया है उसका फर्क जो पड़ेगा वो आपके फल पे पड़ेगा। जैसे सीता गीत गाती है, तो गीत कौन गा रहा है? सीता गा रही है, ठीक है। गाना क्या हो गया? इसमें क्रिया हो गई। और गाने की क्रिया में क्या गाया जा रहा है दोस्तों? वो गीत गाया जा रहा है। अब गीत को मैं शुरू से शुरू करूंगा और 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट गाने के बाद वो गीत खत्म हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्रिया का फल कहाँ पड़ेगा दोस्तों? आपके गीत पर पड़ेगा, यानी कि कर्म पर पड़ेगा। देख लीजिए, तो फल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगला है सीता गीत गाती है। सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें देखना है कि क्या है भैया? आपकी क्रिया है। दूसरा देखना है कि क्रिया को कौन कर रहा है दोस्तों? क्रिया को कर रही है सीता। तो सीता क्या हो गया हमारा? इसमें कर्ता हो गया, ठीक है दोस्तों। सीता क्या हो गया हमारा? इसमें कर्ता हो गया। और दोस्तों अब हमारे पास जो तीसरा शब्द बचा गीत, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्म, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये हो जाएगा हमारा कर्म, ठीक है। तो अभी आप ये मत सोचो कि समझ में आया या नहीं आया। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि सकर्मक क्या होता है? कि जिसमें कर्म होता हो और जिसमें क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। अगर क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो, ये भी आप याद नहीं रखना चाहते तो मत रखिए, पर एक नंबर में आ जाता है कि किस में क्रिया का जो फल है वो कर्म पे पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया में पड़ता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो वाक्य आएंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो राम फल खाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी पहचान के लिए आपको 2 शब्द लिखवा दूं, एक क्या और एक किसको, तो ये शब्द आप इसमें जोड़ के इसका आंसर पता लगा लेंगे कि ये है क्या। जैसे मैं अगर आपके सामने राम फल खाता है, तो अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूँ, ठीक है। क्या जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? राम क्या खाता है? तो भैया राम फल खाता है, ठीक है। आप राम क्या खाता है एकदम पता लग जाएगा, फल खाता है। सीता क्या गाती है? भैया गीत गाती है। समझ गए? क्या गाती है? गीत गाती है। तो इससे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। क्या करेंगे आप? सवाल करेंगे, इसमें आपको सेंटेंस में आंसर मिल जाएगा कि राम क्या खाता है? भैया राम फल खाता है। सीता क्या गाती है? भैया सीता गीत गाती है। वहीं अगर इसके सेंटेंस में हम देखें, अकर्मक के सेंटेंस में, तो भैया राधा इसमें क्या है दोस्तों? राधा सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम पहले।
कि राधा क्या कर रही है भैया, राधा रोती है, राधा रोती है। अब रोती है, जो रोती क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई, क्या हो गई दोस्तों, क्रिया हो गई रोती, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्रिया कौन करेगा, कर्ता ही करेगा ना। हाँ तो भैया कर्ता है, इसमें कर्ता है, ठीक है। तो भैया राधा रोती है, तो यानी कि राधा करता है, रोती क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या जोड़ के सेंटेंस को पढ़ूं कि राधा क्या रोती है, राधा क्या रोती है, तो भैया यहाँ पे तो कुछ आंसर आ ही नहीं रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा सेंटेंस में हमें। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मोहन हंसता है, हंसना क्या है, क्रिया है, ठीक है दोस्तों, हंसना क्या है, क्रिया है। वहीं मोहन क्या है, करता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसमें क्या लगा के उच्चारण करूँ इसका कि मोहन क्या हंसता है, भाई मोहन क्या हंसता है, कुछ आंसर आ रहा है, कुछ नहीं आंसर आ रहा, कुछ पता भी नहीं लग रहा, रिपीट में कोई आंसर नहीं आ रहा। जबकि मैं अगर इधर बोलता हूँ कि सीता क्या गाती है, भैया गीत, और भैया इधर बोलता हूँ राधा क्या रोती है, पता नहीं, आंसर ही नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा यही है कि इसके वाक्यों को, सकर्मक के वाक्यों को कैसे पहचानना है और अकर्मक के वाक्यों को कैसे पहचानना है, आप क्या लगाकर इसका आंसर निकालोगे। दूसरा, आप इसे रूप के आधार पर भी देख सकते हो। देखो भैया कि इसमें 2 शब्द हैं, राधा रोती है, ठीक है, इसमें 2 शब्द है, जबकि इसमें 3 शब्द है, राधा फल खाता है, नहीं राम फल खाता है। तो इसमें 3 शब्द है, आपको सबसे पहले इसमें क्या काम करना है, क्रिया को ढूंढना है, उसके बाद कर्ता को ढूंढना है, उसके बाद तीसरे नंबर पे कर्म को ढूंढना है। कर्म का मतलब होता है जिस पे काम किया जा रहा हो, जिस पे काम किया जा रहा हो, यानी कि साधन नहीं, सॉरी, जिस पे काम किया जा रहा हो, ठीक है। तो सकर्मक अकर्मक जहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल अभी हम इसको मिटाने के बाद करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, नोट करके आपको लिखना है कि भैया अकर्मक क्रियाएं किन्हें कहते हैं। कुछ अकर्मक क्रिया हैं, वो अगर आप याद कर लोगे तो आपको इतना भी इसमें दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आएगा रोना, तैरना, सोना, ठहरना, मरना, चलना, दौड़ना, डरना, ये क्रियाएं क्या है, आपकी सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो भैया अधिकतर आपको जो सेंटेंस मिलेगा, रोना के नाम से मिलेगा, सोना के नाम से मिलेगा, ठीक है, मरना के नाम से, चलना के नाम से मिलेगा, दौड़ना के नाम से मिलेगा, ठीक है। ये क्रियाएं आपको अधिकतर सेंटेंस में देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि रोना तो इस वाली में आ गया, हंसता यानी कि हंसना इसमें आ गया, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं क्या है, आपकी अकर्मक क्रिया है, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये मुश्किल से 10-12 क्रियाएं होगी। ये 10-12 क्रियाएं अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका क्या होगा, अकर्मक आप आराम से कर दोगे। उसके बाद सकर्मक क्रियाएं देख लो, जैसे खेलना, पढ़ना, काटना, लिखना आदि। खेलना, पढ़ना, काटना, लिखना आदि, ये क्या कहलाती है, आपकी सकर्मक क्रियाएं। तो ये चारों की चारों क्रियाएं याद रख लेना, ये सारी क्रियाएं याद रख लेना, कर्मक क्रिया। इससे क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक का, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अभी हम इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों क्रिया को समझना बहुत आसान है, ठीक है, पर यह है कि इसका रिवीजन करना होता है ताकि आप इसको लंबे समय तक याद रख सको। देखो दोस्तों, अब अगर मैं आपको सेंटेंस दे देता हूं तो आप बताना, सुरेश चलता है, ठीक है। तो आप कैसे इसका पता करोगे कि भैया ये कौन सा है, अकर्मक है सकर्मक है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, सुरेश क्या चलता है। तो भैया मुझे ये बताइए, सुरेश क्या चलता है, भैया इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना तो कोई तीसरा शब्द है, तो भैया हमें आंसर नहीं मिला अब तक। तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें आंसर नहीं मिल रहा, ये आपकी अकर्मक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आपकी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। दूसरा देख लेते हैं, सुरेश को ही ले लो, सुरेश ले लिया, और सेंटेंस भी देखो कितना अच्छा लगा, सुरेश दारू पीता है। तो अब अगर मैं पूछूं कि सुरेश क्या क्या पीता है,
तो दोस्तों क्या आपको आंसर मिल रहा है? आंसर मिल रहा है सुरेश क्या पीता है? दारू। ठीक है, जबकि सुरेश चलता है, क्या चलता है? आंसर नहीं मिल रहा। तो सुरेश क्या पीता है भैया? दारू। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो गया? कौन सा वाक्य हो गया? कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। सबसे सिंपल फंडा है भैया सकर्मक अकर्मक याद रखने का, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम क्रिया के जो अन्य क्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हमने अब तक क्रिया के भेद पढ़े। ठीक है दोस्तों, धातु हमने पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं अन्य क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, जिसमें अन्य क्रियाओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपकी सहायक क्रिया किसे कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कैसे कहते हैं, आपकी नामबोधक क्रिया किसे कहते हैं, आपकी द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और आपकी संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, और आपकी क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो अब तक हमने पढ़ा वो महत्वपूर्ण था, और जो अब हम पढ़ेंगे वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य से सहायक क्रिया को पहचानिए, निम्नलिखित वाक्य से नामबोधक क्रिया को पहचानिए, निम्नलिखित वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सी है, और निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रिया को पहचानिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सहायक क्रिया। दोस्तों सहायक क्रिया को अगर हम पढ़ें तो देखिए कि सहायक का मतलब क्या है? सहायता करने वाला। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर जो अर्थ को स्पष्ट करे या पूर्ण करे उसे क्या कहते हैं? हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ प्रयुक्त होकर, उसके साथ आकर वाक्य के अंतर्गत तो क्या करती है? ये उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है या अर्थ को पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया कहलाती है, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा इसका पहचानने का तरीका ये है कि मुख्य क्रिया के एकदम बाद में जो शब्द आएगा वो आपकी सहायक क्रिया होती है। ठीक है, आओ देखते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है मैं घर जाता हूँ। अब मैं घर जाता हूँ, किसकी बात हो रही है? मुख्य क्रिया में जाने की। ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों? मुख्य क्रिया में जाने की, जाता। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, तो मुख्य क्रिया हमारी क्या होगी? जाना या जाता, ये होगी आपकी मुख्य क्रिया। ठीक है, लेकिन जो इसके बाद जस्ट बाद जो शब्द आया है या जो वर्ण आया है वो है हूँ, तो ये जो बाद में शब्द आता है ये सहायक क्रिया होती है। बहुत आसान है। अगला देखो, तुम हंस रहे थे, तुम हंस रहे थे, तो तुम हंस रहे, इसमें मुख्य क्रिया है हंसना। कौन सी है दोस्तों? मुख्य क्रिया हंसना। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न वाक्य में से मुख्य क्रिया कौन सी है, वो भी पहचानिए। अब वो भी दिक्कत है भैया, है ना? तो भैया जो मुख्य काम हो रहा है उसी को क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया कहेंगे। तुम हंस रहे थे। ठीक है, देखो अगर मैं कहूँ रहना, रहना भी क्रिया है। ठीक है, और भैया हंसना भी क्रिया है। ठीक है, तो तुम हंस रहे थे, हंसना क्या होगी? मुख्य क्रिया हो गई, और इसके साथ जो दो शब्द आते हैं रहे थे, ये आपकी सहायक क्रिया के शब्द है। ठीक है, उसके बाद आता है उसको आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा। मुख्य क्रिया क्या हो गई? आना। ठीक है, और पड़ेगा यानी कि पड़ेगा मतलब पड़ेगा, पड़ेगा मतलब बैठना हो गया। ठीक है, उसको आना पड़ेगा, आना आपकी क्या होगी? मुख्य क्रिया हो गई, और पड़ेगा आपकी क्या होगी भैया? सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये सहायक क्रिया बहुत इजी थी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम शब्दों को पूरा करते हैं और उसके पीछे अगर क्रिया शब्द है, उसके बाद जैसे मैं खेल रहा था, या मैं खेलता हूँ, या मैं हूँ, था, थे, ये सब क्या हो जाएगी? सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन इनसे पहले क्या होना चाहिए? मुख्य क्रिया होनी चाहिए वाक्य में, तब ये सहायक क्रिया होती है। ठीक है, वरना अगर उसमें मुख्य क्रिया नहीं है तो क्या होगा? उसमें सहायक क्रिया भी ये नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ राम सोचता है, तो
तो राम सोचना क्या होगी, क्रिया हो गई। सोचता है, सोचने के साथ जो है आ रहा है वो आपकी सहायक क्रिया होगी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अब आती है हमारी पूर्णकालिक क्रियाएं। दोस्तों पूर्णकालिक क्रिया आपको वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें से आपको बताना है कि दोस्तों इनमें से पूर्णकालिक क्रिया कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। पूर्वकालिक क्रिया की देखते हैं कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत ही दूसरी क्रिया करे उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का मतलब पहले, कालिक का मतलब काल, पहले काल में हुई क्रिया को हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे राम भोजन करके सो गया। ठीक है, राम भोजन करके सो गया, तो राम ने क्या किया भैया, पहले तो किया भोजन, पहली क्रिया हो गई, फिर क्या किया, सो गया, दूसरी क्रिया हो गई। तो भैया सोना क्या हो गया, दूसरी क्रिया हो गई, पहले क्या किया, भोजन किया। ठीक है, तो भोजन करने को हम क्या कहेंगे, इसकी पहली यानी कि पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पहले कौन सा काम किया, पहले जो क्रिया की वही इसकी पूर्वकालिक क्रिया होगी, और जो बाद में क्रिया की वो दूसरी क्रिया होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राधा पढ़कर खेलने गई। राधा पढ़कर खेलने गई, तो दोस्तों ये जो पढ़ना है, पहला काम क्या किया, उसने पढ़ा, तो जो पहली क्रिया की, पढ़ने की क्रिया की, वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के जस्ट बाद आएगी। ठीक है, जस्ट बाद जो शब्द समाप्त होंगे उन्हें सहायक क्रिया कहेंगे, जैसे हूँ, था, थे। ठीक है, इस तरीके के। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, जैसे मैं नाचकर सो गया, यानी कि नाचना मेरी पहली क्रिया थी और सोना मेरी दूसरी क्रिया थी। ठीक है, मैं खाकर सो गया, खाना मेरी पहली क्रिया थी, दूसरी मेरी सोने की क्रिया थी। ठीक है, मैं खाना खाकर टहलने गया, पहले मैंने खाना खाया फिर मैं टहलने गया, तो दो मेरी क्रियाएं होगी। तो इसमें भी खाना खाना जो पहली क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अब आता है नामबोधक क्रिया। तो दोस्तों नामबोधक क्रिया यानी कि वे क्रियाएं जिसमें संज्ञा विशेषण के साथ जब क्रियाएं जुड़ के नई क्रियाएं बनाए उन्हें क्या कहेंगे, नामबोधक क्रियाएं कहेंगे। जब क्या होता है, किसी संज्ञा शब्द में हम किसी क्रिया को जोड़ देते, पूरी ही क्रिया को उठा के जोड़ दिया, तो क्या कहलाएगी, आपकी नामबोधक क्रिया। एग्जाम्पल से बहुत आसान है, समझ लो भैया। लाठी हमारी क्या है, संज्ञा है। लाठी क्या है हमारी भैया, संज्ञा है, और मारना क्या है, हमारी क्रिया है। तो हम कहते हैं ना लाठी मारना, तो ये जो लाठी मारना एक बार एक शब्द प्रयोग होता है, इसी को हम कहते हैं नामबोधक क्रिया। क्यों, क्योंकि लाठी शब्द हमारा संज्ञा है, मारना हमारा क्रिया है। और अगला देखो, पीला पढ़ना। पीला पढ़ना यानी कि पीला पढ़ना। ठीक है, फल पीला है, यानी कि फल की विशेषता क्या होगी, पीला, और पीला क्या है, विशेषण है। और हमने विशेषण की ही बात की है कि जब विशेषण के साथ कोई क्रिया जुड़ जाए तो आपका कौन सी क्रिया बनती है, नामबोधक क्रिया बनती है। ठीक है दोस्तों, तो पीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण के साथ हमने पढ़ना जोड़ दिया, पढ़ना मतलब लेटना। ठीक है, तो पीला पढ़ना क्या हो गई, आपकी नामबोधक क्रिया। जिसमें नाम का ही उल्लेख शुरू में हो तो वो क्या होगी, नामबोधक क्रिया। अब आइए द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो, नाम से ही पता लग रहा है कि वो क्रिया है जिसमें दो कर्म काम करे एक साथ, वो क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई दोस्तों, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो दोस्तों इसमें दो कर्म है भाई, पढ़ाई क्या है, क्रिया है। ठीक है, पढ़ाई क्या है, क्रिया है। क्रिया एक है लेकिन क्या है, कर्म दो है, एक ही क्रिया। छात्रों की पढ़ाई या हिंदी की पढ़ाई, दो किससे जुड़े, क्रिया से जुड़े। देखो हिंदी की पढ़ाई और छात्रों की पढ़ाई दोनों किससे जुड़े हैं, पढ़ाई से जुड़े हैं। तो भैया छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो पहला कर्म आपका छात्र हो गए, दूसरा कर्म आपका हिंदी हो गया। ठीक है, इनके बीच में को लगा ही होगा। अगर किसी भी क्रिया में आपको दो कर्म छांटने हो तो उसमें पहले आपका कर्म होगा, फिर को होगा, फिर कर्म होगा, फिर पढ़ाई होगी। यानी कि सबसे पहले आपको कर्ता मिलेगा उसमें, और कर्ता के बाद ने, कर्ता ने, जब आपको मैं कारक पढ़ाऊंगा उसमें समझ आ जाएगा सब कि कर्ता ने कर्म को, देखो कर्ता ने
कर्म को, करण से ऐसे पढ़ते जाएंगे ना, तो को हमेशा कर्म के साथ आएगा और ने हमेशा कर्ता के साथ आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। जिसमें दो कर्म पाए जाते हो उन्हें क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये दोनों क्रियाएं, ये दोनों कर्म किससे जुड़े होंगे? एक क्रिया से, पढ़ाई से। अगला देखो दोस्तों एग्जाम्पल, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। तो को के साथ कौन जुड़े हुए हैं भैया? दो शब्द जुड़े हैं, एक तो राम और एक थप्पड़। और क्रिया क्या है हमारा? मारना। देखो, राम को मारा और थप्पड़ मारा। राम को मारा, थप्पड़ मारा, तो राम भी किससे जुड़ा? मारा से जुड़ा, यानी ये क्रिया से जुड़ा। थप्पड़ भी इससे जुड़ा है, क्रिया से जुड़ा है। ठीक है मेरे भाई, थप्पड़ मारा। तो भैया आपका द्विकर्मक क्रिया भी खत्म हो गया। आप लूसेंट की बुक ले लीजिएगा, जो मैंने समझाया वो डिट्टो आप नोट्स बनाइएगा। उसके बाद एक बार आप MCQ लगाइएगा लूसेंट बुक के, सामान्य हिंदी के। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों संयुक्त क्रिया। जब क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनी हो, संयुक्त मतलब मिलना। जब क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनी हो तो क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे वह खाने लगा। देखो दोस्तों, खाने लगा, भैया पहली क्रिया आपकी खाने की होगी, दूसरी क्रिया लगना होगी, है ना। तो दो क्रिया एक साथ आ गई, वह खाने लगा, तो यहाँ पे ये दोनों क्रिया क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी। दूसरा, मुझे पढ़ने, पढ़ना पहली क्रिया होगी, दो मतलब देना, देना भी क्या होती है? क्रिया, दूसरी क्रिया होगी। वह पेड़ से कूद पड़ा, कूदना क्या होगी? पहली क्रिया, और पड़ा क्या होगी भैया? पढ़ना मतलब दूसरी क्रिया। ठीक है, तो दोस्तों संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया, इनके एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। सहायक क्रिया हमेशा वे होती है जो मुख्य क्रियाओं के साथ आपकी सहायता करती हो। जैसे मैं घर जाता हूँ, जाना आपकी मुख्य क्रिया, दूसरा सहायक क्रिया हूँ। पूर्वकालिक क्रिया, राम भोजन करके सो गया, पहले भोजन किया, पहली क्रिया, सो गया दूसरी क्रिया। जो पहली क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद नामबोधक क्रिया, जब संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ जाए, जैसे लाठी मारना या लठ मारना। लठ क्या है? लठ भी हमारा संज्ञा है। लठ मारना क्या है? आपकी नामबोधक क्रिया। पीला पड़ना, ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा विशेषण है, खाना क्रिया है, अच्छा खाना, तो ये भी आपकी नामबोधक क्रिया है। उसके बाद द्विकर्मक, जिस वाक्य में दो कर्म हो, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। जहाँ भी दो शब्दों के बीच में को लगा होगा वहाँ पे दो कर्म काम करेंगे। छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अब छात्र भी पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे, तो हिंदी भी किससे जुड़ी है? पढ़ाई से, और छात्र भी किससे जुड़ा है? पढ़ाई से। तो दोनों क्रिया किससे, दोनों कर्म किससे जुड़े हैं? पढ़ाई से, तो दोनों कर्म होंगे। ठीक है। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो भैया राम को इनके दोनों के बीच में आ रहा है, तो दोनों कर्म ये है, पहचान लोगे आराम से। और मारा क्या होगी? क्रिया होगी। अब आ जाए संयुक्त क्रिया, यानी कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, पहली क्रिया पढ़ने, दूसरी क्रिया दो, और एक साथ आ रही है। ठीक है। अब आप कहोगे गुरुजी हमें तो पूर्वकालिक क्रिया में प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया यहाँ पे पहले एक उपवाक्य पूरा हुआ है पहली क्रिया के साथ, फिर दूसरी क्रिया शुरू हुई है। जबकि यहाँ पे क्या है कि वह खाने लगा। ठीक है, यानी कि ये मुख्य क्रिया भी है इसमें और सहायक क्रिया भी इसमें साथ साथ आ रही है, पर ये दोनों क्रियाएं अच्छे रूप से काम कर रही है। दो, देना भी क्रिया है, लगा भी क्रिया है, पढ़ा भी क्रिया है। ठीक है। अगला देखिए, क्रियार्थक संज्ञा किन्हें कहते हैं? दोस्तों ये हम पढ़ते हैं क्रियार्थक संज्ञा किन्हें कहते हैं? जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति काम करे, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति मतलब अपने आप को प्रकट करने लगे या उसके समान अपने आप को बिहेवियर देने लगे। कैसे? देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लाभदायक है। एक चीज़ तो ये है आपकी संज्ञा के स्थान पर आ रही है। दूसरा, ये जो क्रिया होगी क्रियार्थक संज्ञा वो होगी, ये कभी भी क्रिया के स्थान पर नहीं आएगी। जैसे ये है ना, ये लास्ट में क्रिया है, और भैया ये लास्ट में क्रिया है, ये लास्ट में क्रिया है, ये लास्ट में क्रिया है, लेकिन ये जो क्रियाएं होगी क्रियार्थक संज्ञा में, ये कभी लास्ट में ना आकर ये बीच में या स्टार्टिंग में आएगी। जैसे टहलना सबसे शुरू में है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। देश के लिए मरना,
मरना बीच में आ गया, लास्ट में नहीं आया। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है दोस्तों, ये क्या है आपकी क्रियार्थक संज्ञा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और दोस्तों इसको दोबारा समझने के लिए एक बार आप दोबारा से देखें, पहले एक बार समझें, उसके बाद फिर पूरी तरीके से अपने नोट्स बनाएं और इसको क्रिया को अपने हाथों में अच्छे से पकड़ लें, ताकि एक ही वीडियो में आपका ये पूरा क्रिया हो जाए। दोस्तों नमस्कार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।